नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मैं सर्वश्रेष्ठ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए नया नया कोशिश करते रहते हैं। ठीक करने वाला तो भगवान है, ऊपर वाले हैं जिन्होंने दुनिया बनाई, लेकिन हम लोग कैसे निमित्त हैं। तो हम लोगों को ना ऐसा कोशिश हर समय अपना करना चाहिए कि हमारे जो रोगी हैं वह पूरा ठीक हो जाए। तो आज हम लोग खांसी पे बात करेंगे। आप लोगों के पास भी पेशेंट आते होंगे कास रोग के, तो आज हम कास पे बात करेंगे, लेकिन मैं बहुत बड़े बड़े श्लोक वगैरह नहीं बोलूंगा। वो सब हम संहिता के लोगों के लिए हम रखते हैं कि पूरा संस्कृत में टीका वाचन सब। लेकिन हम जो चिकित्सक रूप में आते हैं, तो हमारे पास पेशेंट जो आते हैं ना, वो हमारा ये नहीं देखते हैं कि आपको कितने श्लोक याद है, कितना आपने टीका वाचन किया है, कितना आपको मार्क्स मिले हैं, ये नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप हमारी बात समझ पा रहे हैं क्या, मतलब रोगी का जो व्याधि है वह डॉक्टर को समझ आ रहा है कि नहीं, उसका डायग्नोसिस कर पा रहा है कि नहीं, और जो चिकित्सा है वह कितना अच्छे से चिकित्सा देके पेशेंट कितना जल्दी ठीक हो रहा है, वह पेशेंट हमारा ये एक्सपेक्ट करता है। तो इसीलिए मैं अभी का जो 7 बजे का सेशन है, या मैं टीका वचन वाला भी करूंगा, वो अब बाद में वो सेशन चलाऊंगा जिसमें हम केवल श्लोक और टीका वचन, चक्रपाणी ने ये कहा, जेजट ने ये कहा, डल्हन ने ये कहा, वो सब भी बात हम करेंगे। लेकिन अभी अभी का जो मेरा सीरीज चल रहा है, इसमें मैं एक भी श्लोक नहीं बोलता हूँ। मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ कि मेरा बात जो है वो फर्स्ट बीएमएस का भी डॉक्टर समझ पाए, और एमडी का भी समझ पाए, पीएचडी का भी समझ पाए, कॉलेज के भी लोग समझ पाए, हर कोई मेरी बात समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आयुर्वेद इतना सिंप्लीफाई करके दिया ना, तभी इंटरेस्ट आता है। तो हमारे पास जो खांसी जुकाम के पेशेंट आते हैं, तो ये क्या है कि मौसम चेंज हुआ, हवा बदला कि खांसी आ जाती है, और ये खांसी आती भी है और जाती भी है। और दूसरा, कभी कभी ये खांसी जो आती है ना, वो बहुत सारे उपद्रव कॉम्प्लिकेशन लेके आ जाती है। तो लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं तो कभी कभी दमा होने लगता है, सांस फूलने लगता है, रात को नींद नहीं आती है, तो वह गंभीर स्वरूप में खांसी होने लगती है। तो एलोपैथी के पास लोग जाते हैं, जो जनरल जीपी के पास जाते हैं, पहले तो आयुर्वेद के पास नहीं आते हैं। अगर जिनको विश्वास है वो आते हैं, बाकी तो, और जिनको साइड इफेक्ट नहीं चाहिए वो आते हैं आयुर्वेद के पास। लेकिन जो एलोपैथी के पास जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयां दी जाती है जो कफ को सुखा देती हैं, या फिर जो खांसी है उसको पतला करने का, कफ को, म्यूकोलाइटिक जो रहते हैं, एक एक्सपेक्टोरेंट रहते हैं, ऐसे मेंथोल जैसे द्रव्य रहते हैं। और इससे नहीं फायदा हुआ तो फिर और जांच वगैरह कराया जाता है, एक्सरे, चेस्ट सब कराया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में ये बोला गया है कि इसको हम केवल कफ का विकार ना समझे, खांसी को। कास व्याधि कफ का ही विकार नहीं है, इसमें वायु का भी है इसमें। और हम इसलिए जब भी चिकित्सा करते हैं वायु का, मतलब तो उसमें हम लोग कफ और वायु दो दोष का चिकित्सा करते हैं। तो वायु का अनुलोमन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ठसका लग रहा है, जो रिफ्लेक्स आ रहा है खांसी का,
उसको अगर हमने वायु को अनुलोमित कर लिया तो वो ठसका नहीं लगेगा, रिफ्लेक्स नहीं आएगा खांसी का। इसी तरह से हमारे पास जो वृद्ध लोग रहते हैं, तो वृद्ध लोगों को खांसी आता है, तो हम उनको बोलते हैं कि मतलब वृद्धों लोगों को कि आप रात को खाना मत खाइए। तो उनको गुस्सा आता है कि हमको बोल रहे हैं कि रात को ना खाना खाएं, लेकिन रात को खाना खाने से कफ बढ़ता है। जैसे तुरंत खाना खाए और तुरंत पानी वानी पी के और सो गए तो कफ बढ़ता है और खांसी का वेग हो जाता है। तो जिनको हमने ये बोला कि मतलब प्रैक्टिस में कि आप जल्दी खा लीजिए, मतलब कहने का ये मतलब है कि दिनचर्या का पालन किया तो वह पेशेंट ठीक ही हो जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि रात्रि जागरण नहीं करना है, दीवा स्वप्न नहीं करना है। दीवा स्वप्न का मतलब क्या है कि सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक 1 मिनट भी आप सोते हैं तो उसको दीवा स्वप्न बोलते हैं। तो हमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक नहीं सोना है। खांसी के पेशेंट को तो बिल्कुल भी नहीं सोने देना है। और मौसम चेंज होता है ना, तो हमें इलाज करना है जब भी खांसी के पेशेंट आते हैं, क्योंकि यह अगर 21 डेज से ज्यादा रहता है तो ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस रहता है। और जितना खांसते हैं उतना कमजोरी और बढ़ जाता है। अब खांसी के ना कुछ कुछ टाइप है जो आप लोगों को भी मालूम है, हम उसी पे बात करेंगे। एक खांसी आती है जो ड्राई आती है, मतलब सूखी खांसी आती है। तो उसका हेतु क्या रहता है कि रुक्ष चीजें बहुत ज्यादा खाया। जैसे कि आप रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसमें घी और तेल बिल्कुल भी नहीं है, या स्प्राउटेड चीजें खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं, और उसमें क्या है, सोडा वगैरह डाला हुआ है फर्मेंटेड चीजों में। तो रुक्ष चीजें ज्यादा खाना, ठंडी चीजें ज्यादा खाना। ठंडी चीजें मतलब फ्रिज से निकाला, जो बासी सब्जी है सुबह का बनाया दोपहर का, वो खा लिया, वैसे उसको गर्म भी नहीं किया, या फिर उसको फिर से गर्म भी करके खा रहे हैं तो उसका रस भी विपाक खराब हो जाता है ना। तो ठंडी चीजें खाना, या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, आइसक्रीम खाना, कोई भी ठंडी चीजें खाना, वह सूखी खांसी को उत्पन्न करता है, क्योंकि वायु बढ़ जाता है, प्रकोपित हो जाता है। इसी तरह से तीखा खाना, तीखा मतलब कटु रस का बहुत खाना, उष्ण खाना। उष्ण भी जो रहता है वो क्या करता है, शरीर में कहीं ना कहीं जो अंदर कफ है, जो अपना अवलंबक कफ है शरीर में, उसको वह पूरी तरह से सुखा के एक इक्विलिब्रियम में सब दोष रहने चाहिए। तो समावस्था में जो कफ है उसको सुखा के वायु उत्पन्न करता है, उष्ण चीज, है ना। वायु मतलब ड्राइनेस पहले ला देता है पहले, फिर वो वायु का प्रकोप तो ऐसा हेतु हो ही रहे। उष्ण नहीं, उष्ण वायु को प्रकोपित ऐसे डायरेक्ट नहीं करे, वो कफ को सुखाएगा। कफ को सुखा के जो लुब्रिकेशन है अंदर लंग्स में, उसको वो कम करेगा, और जब वो कफ कम होगा तो वायु का प्रकोप हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से चाय का सेवन ज्यादा करना ये सूखी खांसी का एक कारण है। धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट, और ऐसे जो भी लोग पीते हैं, या जो पैसिव स्मोकर्स रहते हैं जहां बीड़ी सिगरेट ज्यादा चल रहा है, वहां पर भी अगर रहे ना तो वो सूखी खांसी को उत्पन्न करता है। या फिर इररिलेवेंट टॉकिंग करना, कंटिन्यू बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। अभी क्या होते हैं ना लेडीज लोग, मैं ऐसे किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग अनवांटेड और इररिलेवेंट टॉकिंग करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, लेडीज लोग या बॉयज भी जो करते हैं, उनको सूखी खांसी आती है। पानी नहीं पी रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। इसी तरह से रात्रि जागरण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक या मेंटल, बहुत ज्यादा ये बौद्धिक बुद्धि से किया हुआ काम ऐसा कर रहे हैं। रात को लेट खाना खा रहे हैं, कम सो रहे हैं। सोना भी जो है, नींद भी है, स्लीप, वो कम से कम 8 घंटा होना चाहिए। जो लोग कम सोते हैं या जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, उनको सूखी खांसी आती है। इसी तरह से किसी को फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम है, और उसके लिए बहुत हायर एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिनिक दवाइयां ली जा रही हैं, उससे बॉडी में ड्राइनेस बढ़ती है, और ड्राइनेस बढ़ा मतलब वायु का प्रकोप हुआ। इसी तरह से दमा, दमा अगर हो गया, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया है, या फिर बहुत, उसको सुखाने के लिए अगर बहुत सारा ये लिया जा रहा है, साल्बुटामॉल, एस्थेलिन जैसी दवाइयां ली जा रही हैं, जो एंटी अस्थमा की पे काम करने वाली दवाइयां हैं, उससे कफ को पूरी तरह से, जो नॉर्मल कफ है उसको भी सुखा दिया, तो वो सूखी खांसी करता है। कफ नहीं है तब भी कफ को सुखाने वाली दवाइयां जो दी जाती हैं, वो बहुत गरम गरम दवाइयां रहती है, भले आयुर्वेद के डॉक्टर हो या एलोपैथी के डॉक्टर हो। अगर इस तरह की दवाइयां जाती हैं तो वो वायु को प्रकोपित करती है और सूखा खांसी आने लगता है। उसी तरह से बहुत ठंडा पानी पिया, और फिर क्या करना कि ठंडा पानी पी के फिर बहुत गरम गरम चाय कॉफी पिया, फिर ठंडा पानी पिया, यह भी सूखी खांसी को उत्पन्न करता है। इसी तरह से और भी कफ की जो भी दवाइयां हैं मार्केट में, आयुर्वेद हो या कोई भी पैथी की दवाइयां, एलोपैथी की दवाइयां हो, वह अगर लेते हैं तो उनका साइड इफेक्ट की वजह से भी सूखी खांसी आती है। ठीक है। अब इसी तरह से जो कफ वाली खांसी आती है उसके बारे में बात करेंगे, फिर आप लोग अपना सब बताइए हेतु।
अगर कफ वाला खांसी के लिए बहुत ठंडा चीज खाना, बासी खाना, खट्टा खाना, नमकीन खाना, इसमें लवण रस और अम्ल रस वाली चीजें जो अगर ज्यादा खाई जाती हैं तो उससे कफ ज्यादा बनता है। उसमें क्या था, कटु रस था बस, सूखी खांसी में कटु रस था। यहाँ पे अम्ल और लवण रस का सेवन ज्यादा हो रहा है तो कफ को बढ़ाता है। दिन में सोना, जो दिन भर सोते रहते हैं और रात में जागरण करते हैं, रात को लेट खाना खाते हैं, उसको कफ वाली खांसी होता है। मौसम चेंज होने पे तो ये होता ही होता है। इसी तरह से गले में और पूरा ऊपर के भाग में हवा ज्यादा लग रही है, एसी का हवा लग रहा है, पंखे का हवा ज्यादा लग रहा है, उनको कफ ज्यादा जमा होता है। दही का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। दही क्या करता है, शरीर में सारे सब जगह क्लेद और पानी 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 जब बहुत ज्यादा बनाता है, शरीर में जो क्लेदक कफ है उसकी उत्पत्ति इतना ज्यादा करता है दही, तो वो जाके पूरे लंग्स में जाके ब्लॉक करने लगता है, स्त्रोतोरोध करने लगता है, प्राणवायु स्त्रोत में जाके। केला जो लोग ज्यादा खाते हैं, केला खाने से भी खांसी आती है। अगर अमरूद खा रहे हैं, पेरू, गुआवा, तो उससे भी खांसी आती है। टमाटर ज्यादा खा रहे हैं, अचार पापड़ खा रहे हैं, फिर मछली ज्यादा खा रहे हैं, मछली जो है ना वो पानी में रहने वाला है, ऐसे ही जो पानी में रहने वाले प्राणी हैं उनका सेवन ज्यादा करना। मेवा और मिठाई ज्यादा खाना, तेल वाली चीजें ज्यादा खाना, तेल में स्निग्धपना रहता है, वो स्निग्ध चीजें रहती हैं या मैदा वगैरह चीजें ना वो कफ को उत्पन्न करती हैं। उस वजह से एक्सरसाइज ना करना। पहले के जमाने में क्या होता था कि कहीं पर भी जाना होता था तो लोग पैदल जाना पसंद करते थे। आजकल क्या है कि किक स्टार्ट भी नहीं है गाड़ी को, वो बटन स्टार्ट है और आप चलिए। और अभी फैन भी ऑन करना है या एसी ऑन करना है या स्विच ऑन करना है, तो उसके लिए पहले बटन था कि उठ के जाओ और बटन ऑन करो। आजकल क्या है, रिमोट है हर चीज के लिए, बैठे बैठे पंखा ऑन हो जाता है, बैठे बैठे लाइट ऑन हो जाता है, रिमोट है। तो जो ये व्यायाम का भाव छोटी छोटी चीजों में भी हो रहा है, यह भी कफ को बढ़ा रहा है। बैठे बैठे काम करना, जो सिंडेटरी लाइफस्टाइल है ना, कि बैठे बैठे बहुत सारा बैठ के ही काम करना, वर्क फ्रॉम होम। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा सिर पे पानी डाल के नहा रहे हैं, अगर वो शरीर के लिए साथ में नहीं है तो सिर पर क्यों स्नान करना है, ठीक है। इसी तरह से जो टॉनिक जो दिए जा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर वजन बढ़ाने के लिए, वो भी आयुर्वेद की भी हो टॉनिक, जो भी ऐसे ही दिया जा रहा है आयुर्वेद के नाम पे जो बेचा जा रहा है, या फिर एलोपैथी का प्रोटीन पाउडर बेचा जाता है, वो अग्नि मंद करता है और कफ को भी बहुत ज्यादा उत्पन्न करता है। वो दूध में डाल के और आप प्रोटीन मिक्स करके और वो पीजिए। तो अभी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिनको खांसी बहुत ज्यादा रहता है, तो मैं उनका ऐसे हेतु निकालता हूँ तो मुझे ऐसा पता चलता है कि एक एक गिलास दूध पीते हैं बॉर्नविटा डाल के, तो ये कफ नहीं बढ़ाएगा क्या इतना ज्यादा दूध। और ठीक है, वो दूध पीना ठीक है, बॉर्नविटा भी ठीक है, लेकिन उतना एक्सरसाइज भी तो होना चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बैठे रह रहे और बॉर्नविटा वाला दूध पी रहे, तो वो कफ नहीं बढ़ाएगा क्या। उसी तरह से आलू का चीज बहुत ज्यादा खाना। आलू का अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, महाराष्ट्र में आके देखिए, बटाटा वड़ा मिलता है, आलू को बटाटा बोलते हैं, बटाटा वड़ा मिलता है, समोसे मिलते हैं। लोग बहुत ज्यादा खाते हैं आलू का चीज यहाँ पे, या आपके घर में भी आलू का सब्जी ज्यादा खाते हैं, आलू की चीजें ज्यादा खाते हैं, आलू के पकोड़े खाते हैं, तो वो जो है ना वो कफ बढ़ाता है। फिर चावल ज्यादा खाना, चावल साथ में नहीं है लेकिन चावल ज्यादा अगर जो रोटी खाते हैं वो पतले रहते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं, लेकिन जो चावल खाते हैं वो फूल जाते हैं, तो चावल ज्यादा खाना। इसी तरह से मिठाइयाँ ज्यादा खाना, मैदा की चीज ज्यादा खाना, या फिर बाहर का जंक फूड है, पिज्जा बर्गर, ये जो भी बाहर की चीजें है ना वह बहुत ज्यादा खाना। फिर हवा जो है वो खराब है, भूख कम है, और उसमें सर्दी बढ़ने वाली चीजें खाना, जैसे कि ठंड, अभी थोड़ी दिन में देखिए ठंडी बढ़ जाएगी, अभी नवरात्रि गया है ना तो ठंडी बढ़ जाएगी नॉर्थ इंडिया में, तो और बहुत ज्यादा होगी, बर्फ पड़ने लगेगी थोड़े दिन में, तो उस टाइम पे आइसक्रीम खाना। तो ये कफ बढ़ाने वाली चीजें खाई जाएंगी, दही खाया जाएगा, और दही के साथ में वात प्रकोपक आहार विहार भी सेवन किया जाएगा। कटु अम्ल लवण, कटु, हाँ, नहीं, वात को बढ़ाने वाले कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, तिक्त तो कम खाते हैं, कषाय और कटु वाले चीजें ज्यादा खाना, है ना। या फिर वात वर्धक चीज ज्यादा खाना, या फिर जो विहारात्मक है कि अति मैथुन करना, अति चलना, बहुत ज्यादा चलना, कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए। फिर जागरण ज्यादा करना, अति चिंता करना, काम करना, भय क्रोध शोक, ये क्रोध से पित्त बढ़ता है, शोक ज्यादा करना, इन सब से क्या होता है, वायु का भी प्रकोप हो रहा है, कफ का भी प्रकोप हो रहा है, इससे खांसी आने लगती है, स्त्रोतोरोध होने लगता है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए इंसान बहुत सारी दवाइयां लेते हैं लेकिन फायदा ही नहीं करता है। एक तो दवाइयों का क्वालिटी भी बहुत बेकार है, आजकल आयुर्वेद के नाम पे बहुत बेकार बेकार दवाइयां दी जा रही है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, जो भी दवाइयां आ रही हैं
अभी पहले के जमाने में मेरे पिताजी बोलते थे कि पहले के जमाने में जो सितोपलादी चूर्ण आता था वो इतना बढ़िया होता था ना, उसमें असली वंशलोचन डाल के सितोपलादी चूर्ण बनता था, या तालीसादी चूर्ण कितना बढ़िया होता था। आजकल आप 2-2 किलो सितोपलादी चूर्ण खा लीजिए, कुछ भी नहीं फायदा होता, रिजल्ट ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि वंशलोचन भी नहीं है उसमें, सब डुप्लीकेट चीजें आजकल मार्केट में आ रही है। कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है, तो गुणवत्ता की कमी है, इसलिए खांसी में फायदा नहीं होता। बहुत सारी दवाइयां जो है ना सब डुप्लीकेट आ रही है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादातर बोल रहा हूँ। अभी आप लोग बताइए, आप लोग को इस पे क्या बोलना है, सूखी खांसी और कफ वाली खांसी, इस पे आदित्य सर आप अपना वेस्टर्न अपना विचार बताइए सर। आदित्य सर कृपया सर, बताइए सर। सूखी खांसी यूजुअली ऐसे एलर्जिक एलर्जिक जैसी होती है। जी। और लंबे समय की खांसी, जैसे एलर्जिक अगर श्वास सांस रिलेटेड है तो सूखी खांसी होती है। कफ वाली खांसी मतलब एक्यूट में मिल मतलब कम समय पे हो सकता है, मिल सकती, कफ दूषित हो गया, खांसी हो रही है। और फिर अगर क्रोनिक में मिलती है तो अंदर की खांसी हो सकती है, जैसे हृदय की या फेफड़ों की जो कफ स्थान है वहां से कफ दूषित होकर निकलता है, चाहे फेफड़े में चाहे हृदय के। और जो सूखी खांसी होती है, जो वातज स्थान है श्वास और कास मतलब ब्रोंकस और ऊपर का, वहां से चाहे एलर्जिक रिएक्टिव एयर डिजीज, चाहे एलर्जिक या वहां पर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो उससे यूजुअली जो। तो उसमें आप लोग क्या दवाइयां देते हैं और कैसे दवाइयां देते हैं खांसी को रोकने के लिए? सर, अगर कफ वाली खांसी है तो हम कफ को सप्रेस करेंगे। और क्योंकि कफ बनता है तो फिर कफ दूषित होता है, दूषित होना यानी बैक्टीरिया उठते हैं। तो एंटीबैक्टीरियल अगर अवस्था के हिसाब से अगर बुखार है तो वो देते हैं, एक्यूट में यूजुअली काम करता है। क्रोनिक में भी क्या होता है, कफ तो दूषित होगा ही होगा, तो कभी कभार किया एक्सरसर्वेशन होता है, मतलब जब कीटाणु उगते हैं तो एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। और क्रोनिक में हम कॉज देखते हैं, अगर जैसे निमोनिया है या ब्रोंकियोलाइटिस है, मतलब जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें फे, ये फेरिंग्स, जो ओरोफेरिंग्स होता है, फिर नीचे ट्रैकिया, ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स इस टाइप से बन के अ, नीचे एल्वियोलस में बदलते हैं। तो एल्वियोला, वहां पे इतना सरफेस एरिया बढ़ जाता है कि लंग पेरेन्काइमा के साथ जो वायु होती है, हमारे प्राण जो होते हैं, वो तुरंत घुल मिल जाते हैं उसमें, ब्लड में और ऑक्सीजन एक्सचेंज, CO2 एक्सचेंज तुरंत हो जाता है। तो किसी भी लेवल पे अगर प्रॉब्लम है, अगर तो वहां पे कफ तुष्टि, यूजुअली नीचे वाली खांसी में कफ तुष्टि होती है, तो हम लोग या तो सिक्रीशन रोकेंगे, जिसमें हम एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं, या फिर हम इन्फ्लेमेशन रोकेंगे, मतलब जिस कारण से कफ बनता है ना, तो उत्तेजना होती है एक शरीर के अंदर, तो उत्तेजना को रोकते हैं जिससे कफ कम बने और आ, थोड़ा सुकून मिले, जिसमें हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या फिर ये स्टीरॉइड्स देते हैं, चाहे इनहेलेशन स्टीरॉइड्स देते हैं, चाहे इंजेक्टेबल जरूरत पड़े, चाहे ओरल। फिर उसके बाद हम पानी, जैसे मंडूर जैसी चीजें जो रहती है, पानी हम निकालने के लिए लेसिक्स या डायटोर देते हैं, कम करने के लिए, जिससे कफ का प्रकोप कम हो। तो अगर हृदय पे परेशानी है तो उसके हिसाब से हृदय की दवाइयां ऐड करते हैं, जैसे डिपेंड करता है हृदय। सबसे कॉमन मेडिसिन जो उसके लिए लेसिक्स जैसे बोलते हैं, प्रीलोड, मतलब जो वॉल्यूम ओवरलोड, जो मतलब रक्त में जो पानी हो उसको कम करता है, रक्त के संचार, और शरीर को सुखाता है, जिससे कफ का प्रकोप कम हो। और सूखी खांसी में जैसे ऊपर की जो खांसी रहती है उसमें हम एंटीटूसिव्स मतलब जो इरिटेंट, जो सूखा, जो किचकिच होता है ना, किचकिच को रोकने के लिए जैसे अफीम के डेरिवेटिव्स हम देते हैं, तो उससे किचकिच रुकती है, तो इरिटेशन रुकता है, जो वातज इरिटेशन रहता है वो रुकता है। तो उसके साथ सूदिंग एजेंट्स भी देते हैं, जो ड्राइनेस है, सूखा है, तो थोड़ा सूदिंग एजेंट्स, उसमें बेसिकली हम जिंजर सूदिंग एजेंट्स में ये सब रहता है, कैम्फर, जिंजर। लेकिन सूखी खांसी, और फिर उसमें हम दूसरी चीज देखते हैं, जो कॉज क्या है, एलर्जिक का कॉज क्या है। तो कई बार इनहेलर्स देते हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स की किचकिच से क्या होता है ना, वातज कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब वहां पे सिकुड़न आती है टेम्परेरी, तो ब्रोंकोडायलेटर्स भी देते हैं उसमें कई बार, अगर लंबे समय से दमा रिलेटेड सूखी खांसी इस तरीके से, या कुछ समय शॉर्ट टर्म आराम देने के लिए। कई बार नेबुलाइजेशन जैसे पानी में अग्नि रहती है
गर्म करके उसको मेंथॉल मेंथॉल डाल के बढ़िया नेबुलाइजेशन देते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए एलर्जी का क्या कारण है उसको दूर करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा इम्यून सप्रेशन देना पड़ेगा। ये हमारा विदेशी इलाज है। जी सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? खांसी पे आप लोग क्या देते हैं? आयुर्वेदिक बताइए, एलोपैथिक बताइए, कुछ भी बताइए। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आपके पास पेशेंट आ रहे होंगे अभी बहुत ज्यादा, खांसी के पेशेंट, कफ वाली खांसी। अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे, खांसी पे, कास पे? हाँ सर, इसका तो बहुत पहला ही हम लोग का सिम्टम के रूप में भी और व्याधि के रूप में भी कास वाले पेशेंट तो बहुत आते हैं सर। कहीं ना कहीं सिम्टम होता है, कहीं ना कहीं व्याधि के रूप में आते हैं। तो जैसे वातजन कास का एक मेन कारण जो बताया गया है ना, वो रूक्ष शीत कषाय द्रव्यों के सेवन से। और इसका रिवर्स जो है कफ वाली जो खांसी होती है उसमें गुरु, अभिसंधि, स्निग्ध और मधुर मधुर आदि द्रव्यों का सेवन से जो है कफ वाली खांसी जो है निकल के आती है। बेसिकली इसमें दृष्टि जो है प्राण और उदान की होती है। लेकिन ये सुश्रुत में भी मेंशन है। लेकिन ये जो प्रद भागवत जी रहे हैं, उन्होंने अपान की भी दृष्टि बना है। तो एक कहीं ना कहीं हम लोग अपान को अगर इग्नोर करके चलते हैं तो खांसी का पेशेंट को जल्दी आराम नहीं मिलता है। तो प्राण उदान की तो दृष्टि रहती है, लेकिन अपान का एक बहुत बड़ा रोल रहता है जो खांसी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जैसे वातजन का है तो जैसे रूक्ष है, ठंडी चीजें हैं, कषाय द्रव्य है, या कम खाना है, या नपतुला खाना है, मतलब वेगों को रोकने से मतलब अल्टीमेटली आपकी वायु प्रकुपित हो रही है, जिसकी वजह से वातजन कास हो रही है सर। तो ये रहता है रीजन सर। जी। ओके सर। हाँ, ये मेरा रह गया था, वेगों को धारण करना, ये सबसे हम्म। मेन कारण होता है। हाँ वेगों को तो वो धारण करने से कास आता जैसे है। वो अपान दृष्टि सर, अपान बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कोई भी नॉर्मल जो वायु के संचालन के लिए अपान का बहुत बड़ा रोल रहता है, कोई भी व्याधि के लिए। हाँ नो डाउट, अब प्राण उदान तो मेजर है, लेकिन अपान का रोल अपने आप में बहुत बड़ा रोल रहता है सर। जी, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अगर आप अभी रुक के सोचना चाहते हैं तो सोचिए, मैं कुछ कुछ बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि टॉन्सिल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से भी खांसी आती है। कभी कभी वुपिंग कफ आता है, जो कुकुर खांस बोलते हैं, कुत्ते की तरह खांसना, वैसा होता है, उसमें हीट बहुत ज्यादा रहता है ना। इसी तरह से कभी कभी क्षय रोग हो जाता है, टीबी, उसकी वजह से खांसी आती है। उसका बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा संसर्ग होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, उसकी वजह से होता है। ज्यादा बोलने की वजह से, ज्यादा चिल्लाने की वजह से, कम खाना खाने से, या फिर टाइम पे ना खाना खाने से, और सर्दी जुकाम होने के बाद, फिर खांसी बहुत दिन तक कंटिन्यू रहने की वजह से, या फिर कंटिन्यू वो रहेगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, और फिर वो क्षय जन्य कास ऐसे होने लगता है। या फिर बारिश में भीग गए, या फिर बहुत ज्यादा झाड़ी में गए, या फिर ऐसे जगह गए जहाँ पे एलर्जेंस बहुत ज्यादा है, धूल मिट्टी वगैरह है, वहां पे भी खांसी बहुत होती है। या फिर जलाशय के पास में बहुत दिनों तक रह रहे हैं, या फिर ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ ठंडी बहुत ज्यादा है, ठंडी हवा ठंडा पानी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे जगह पे खांसी बहुत ज्यादा आती है। तो अभी इसके सिम्टम करेंगे, फिर आप ट्रीटमेंट आप लोग भी बताइएगा। तो इसमें अगर सूखी खांसी है तो गले में जीभ में कफ नहीं रहता है, चिपचिपापन नहीं रहता है। और अगर हम लोग फुफ्फुस का चेक करते हैं, लंग्स को अस्कल्ट करते हैं स्टेथोस्कोप से, तो उसमें आवाज नहीं आती है कोई भी, है ना। और वहां पे क्या होता है, कभी कभी ड्राइनेस इतना ज्यादा रहता है कि आवाज बैठ जाती है, स्वर भेद होता है, गले में सूखापन बहुत ज्यादा रहता है, गला शोष जैसे सिम्टम्स आते हैं। जो खांसी का वेग आता है वो बहुत सूखा रहता है, और शरीर रुक्ष हो जाता है, शरीर बहुत सूखापन ऐसे फील करता है, वजन वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। और खांसी जो आती है, सूखी खांसी, ये कंटिन्यू बहुत देर देर तक आती है। वातज कास जो है ना, बहुत डेंजरस होता है, उसमें पेन भी होता है पूरे बॉडी में। वातज कास का आप सिम्टम देखिए अष्टांग हृदय में और चरक में, तो बहुत डेंजरस रहता है। और उसमें इतना खांसी आता है ना कि रिब्स दुखने लगते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पेन पेन बहुत ज्यादा होता है खांसने के बाद, ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहता है। उसके अपोजिट जो कफज कास रहता है, जिसमें कफ रहता है,
तो उसमें मुंह में गले में सब जगह बलगम बहुत आता है ना। उसी तरह से हम ऑस्कल्ट करते हैं लंग्स को, तो उसमें रोंकाई या क्रिपिटेशन, रोंकाई मतलब कबूतर जैसे बोलता है वैसे आवाज आएगा, या क्रिपिटेशन जैसे दरवाजा खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं ऐसा आवाज आएगा, घुर घुर आवाज आएगा, कंजेशन रहेगा पूरी तरह से, ये मतलब अंदर जमा हुआ है कफ ऐसा फील होगा। और ये आगे बढ़ बढ़ के फिर फाइब्रोसिस, कंसोलिडेशन और इंटरेस्टियल लंग डिजीज, ये बड़े बड़े आगे आगे स्टेजेस होने लगते हैं। ब्रोंकेक्टेसिस या निमोनाइटिस, ये अलग अलग टाइप मॉडर्न में बताए हैं, आयुर्वेद का मैं बता रहा हूँ, बाकी अरविंद सर बताएंगे। इस वजह से आवाज बैठ जाता है इसमें भी, जो कफ वाला रहता है, गला बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, और वहां पे खांसने के बाद बलगम आता है बहुत ज्यादा, कभी कभी पीला आता है, कभी कभी सफेद आता है, चिप 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 आता है, सांस फूलने लगता है। और कफ निकलने के बाद, जो गंदा कफ है वह निकलने के बाद अच्छा लगता है, नाक से पानी बह रहा है, उसी तरह से सिर दर्द होने लगता है खांस खांस के, और छाती दुखने लगता है। कफ का बहुत ज्यादा चिपचिपा, स्त्यान कफ जो बोलते हैं, लीन कफ, स्त्यान कफ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, वह सब आता है। कफ को इतना ज्यादा चिपचिपा बनाता है कि उसमें ऐसे तार की तरह ऐसे आने लगता है, और बार बार सर्दी होता है, कभी भूख लगती है कभी नहीं भूख लगती है, ऐसा हो सकता है। और जो टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें तो बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, तो कोई भी चीज निगलने में तकलीफ होने लगती है, फीवर भी आने लगता है। इसी तरह से जो वुपिंग कफ होता है, कुकुर खांसी, जो कुत्ते की तरह जैसे खांसी होता है, उसमें खांसी आती है ना, तो खांस खांस के गला, नाक, आंख, ये सब रेड हो जाते हैं, इतना बेकार वो खांसी आती है, इंसान परेशान हो जाता है वुपिंग कफ से। इसी तरह से जो टीबी की वजह से जो खांसी आती है, उसमें वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह से जो क्षयात्मक काश रहता है, क्षयज काश, उसमें बहुत ज्यादा खांसी आती है और रुकता ही नहीं है वो, रात को नींद नहीं आती, इतनी सूखी खांसी आती है, या कभी कफ आएगा या नहीं आएगा, वह ऐसे इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसमें हम लोग शरीर का परीक्षण करते हैं कि वो सूखी खांसी है या कफ वाली खांसी है, और इसमें हम लोग कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं वो देखते हैं, पेट में कृमि का इतिहास है कि नहीं वो देखते हैं, वेट लॉस हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। खांसी कब आती है, सुबह आती है, दोपहर आती है, शाम को आती है, रात को आती है, मतलब वातज में वात के टाइम पे आ रही है, पित्त के टाइम पे आ रही है, कफ के टाइम पे आ रही है, सोते टाइम आ रही है, दिन में आ रही है, इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। खांसने के बाद रात को नींद खुल जाती है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, वो देखते हैं। अगर कफ बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कफ तो एकदम सूखेगा नहीं, इसको हमें ध्यान में रखना है। और अगर सूखी खांसी है, तो कफ जो है वो अंदर जो लीन है सूखी खांसी में, उसको किस तरह से हम खोल सके। एलोपैथी में ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, आयुर्वेद में क्या ब्रोंकोडायलेटर्स हैं उसको हमें देखना है। तो आयुर्वेद में कनकासव है, वो बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर है आयुर्वेद के हिसाब से, वो पूरा ब्रोंकस को ऐसे खोल देता है, कनकासव, है ना। उसी तरह से हमारा तांबुल्यम है, जो पान का पत्ता और कपूर और गुड़ से बनाया होता है, वो ब्रोंकोडायलेटर है। कपूर जो रहता है बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से कर्पूर आदि चूर्ण भी ब्रोंकोडायलेटर है। मैं एलोपैथी की भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन वो आयुर्वेद की भाषा से ही समझना चाहिए। समीर पन्नग रस, रस सिंदूर, ये ब्रोंकोडायलेटर है, कफ को पिघला के और पूरी तरह से कफ को बैलेंस कर देते हैं ये। इसी तरह से यष्टि मधु का हलवा बना के पहले के जमाने में खिलाया जाता था, लेकिन ज्यादा यष्टि मधु भी नहीं देना, नहीं तो वमनोपक होता है। और खांसी का चूर्ण में तालीसदी चूर्ण, फिर ये सीतोपलादी चूर्ण, टंकन क्षार, यष्टि मधु, ये सब दिया जाता है। कफज वाला जो खांसी है, उसमें चौसठ पिपली देते हैं हम लोग, चौसठ प्रहरी पिपली का चूर्ण देते हैं, या पिपल्यादि रसायन देते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण रस, जोरांकुश रस, फिर लवंग आदि गुग्गुल, फिर खदीर आदि वटी, एल आदि वटी, तालीस आदि वटी। और बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है तो एलर्जी का सोच के रजन्यादि वटी, वृद्ध हरिद्राखंड, ये देते हैं। और इसके साथ अगर फीवर भी हो रहा है और बहुत रिप्स में पेन हो रहा है और क्षय का इतिहास है, तो नागर आदि कषाय, फिर स्वर्ण मालिनी वसंत, और उसी तरह से आप लोग भी बताइएगा, जो जो मुझे याद है वो मैं बता रहा हूँ। अभ्रक, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, प्रवाल और एलादिवटी, ये हम देते हैं। इसी तरह से वासा पाक बहुत अच्छा रहता है खांसी के हर अवस्था में। तुलसी का सिरप अच्छा रहता है। कृमि और जंतु है तो हम कृमि कुठारस, विडंगा रिष्ट भी देते हैं। अगर वजन कम हो रहा है और क्षय है तो भृंग राजासव बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से हम लोग खांसी जुकाम और खांसी इसको ठीक करने के लिए हम लोग भारंग्यादि कषाय, त्रिकटु चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, ये देते हैं। और आप लोग बताइए और क्या देते हैं आप लोग। नवजीवन अवले, नवजीवन रस, वासा पाक, ये देते हैं। छोटे बच्चों को जो हो रहा है तो हम बच्चों के लिए चंद्रामृत रस, कफ केतु रस, ये देते हैं। आप बताइए आप लोग क्या देते हैं सर।
सर एक हाँ प्रकार की खांसी रहती है, इसका कुछ अगर वर्णन किया हो, जैसे हृदय में जब परेशानी रहती है बचपन से, जैसे प्राण या व्यान के संचार से अगर मैं बोलूं कि उसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स रहते हैं, तो साइनोसिस, हीमोग्लोबिन बड़ा मिलता है उसमें, जो पेशेंट होता है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। तो पेशेंट का वेट भी कम रहता है क्योंकि व्यान का संचार अच्छा नहीं होता है, मतलब हृदय मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हम जैसे राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट अच्छा नहीं रहता है इस तरीके से, एनाटॉमिकल डिफेक्ट के कारण। और ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिल जाता है। तो इसका कुछ वर्णन किया है क्या सर? नहीं, एनाटॉमिकली नहीं बताया गया है। हम लोग बागबाट देखेंगे तो उसमें सब नहीं सर, ऊर्जा के रूप में ही बताया होगा, ऊर्जा के रूप में ही बताया होगा, जैसे व्यान का या प्राण के संचार से हाँ जो खांसी बचपन से उत्पन्न होती है। हाँ, ऐसा बताया ना, वो सब बताया, वायु के हिसाब से बताया। ठीक है, एक और होता है कॉर पल्मोनल, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? कॉर यस सर, पल्मोनल। इसी का बताया था एक्चुअली मैं, कॉर पल्मोनल। एक मिनट। हाँ तो कॉर पल्मोनल राइट हार्ट फेलियर ना? तो कॉर पल्मोनल क्या होता है? राइट हार्ट फेलियर, जैसे हमारे हार्ट में दो दो चैम्बर रहते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल एक राइट वेंट्रिकल, जी। या दो, अगर हम मोटा मोटा देखें ना तो हार्ट के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो राइट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, मतलब पूरे शरीर से जो होता है ना, जी। अ, जैसे लिवर से और पूरे शरीर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वेन्स के द्वारा, इंफीरियर वीना कैवा, मतलब और राइट हार्ट से फिर वो ब्लड जाता है लंग्स में, जाता है फुफ्फुसों में, जाता है वहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज करके, फिर वो लेफ्ट हार्ट में आता है, फिर लेफ्ट हार्ट उसको जोर से पंप करता है पूरे शरीर में, जो अपनी आर्टरीज होती है, धमनियां, उसके उसमें मसल्स होती है, उसके द्वारा वो प्रेशर ट्रांसमिट होकर सब जगह वो ब्लड जाता है। तो ये 2%, ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर में शायद 2% रहता है, अभी मेरे को एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। और तो अभी क्या होता है कि जब राइट हार्ट फेल होता है तो उसके कारण लेफ्ट हार्ट भी फेल हो जाता है, जैसे कभी कभार लंबे समय से जो हृदय की व्याधा होती है या एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होते हैं उसके कारण ऐसा होता है। तो इसको कॉर पल्मोनल बोलते हैं। जी। और वो सीओपीडी सर? हाँ, सीओपीडी में भी एक्चुअली क्या होता है सर, सीओपीडी में ये जो राइट हार्ट से क्या होता है ना, ब्लड वहां जाता है अपने लंग्स में जाता है, और अगर लंग्स में रेजिस्टेंस आ जाए तो राइट, जैसे लंग सीओपीडी में क्या होता है कि लंग्स है ना स्टिफ जैसी हो जाती है लंबे समय से, ब्रोंकोस्पाज्म के कारण लंग स्टिफ जैसी हो जाती है। तो राइट हार्ट को जब फुफ्फुसे में ब्लड पंप करना होता है ऑक्सीजनेशन के लिए, तो अब ये होता यह है कि उसको प्रेशर ज्यादा मिलता है, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, मतलब क्योंकि आगे जो लंग्स का जो स्पंजी फॉर्म एक्शन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सीओपीडी बार बार एलर्जी हो रहा है, तो बार बार स्टिफनेस आ रही है, जैसे लिवर में सिरोसिस होती है ना उसी प्रकार लंग्स में भी थोड़ी स्टिफनेस आने लगती है। तो इससे राइट हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है, और लंबे समय से उसको हाई प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना है, तो धीरे धीरे उसकी हाइपरट्रोफी, मतलब उसकी मसल स्ट्रांग होने लगती है, एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म कि हमें भाई ज्यादा प्रेशर के खिलाफ पंप करना है, तो हमारी मसल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो हम उसके खिलाफ पंप नहीं कर पाएंगे। तो शुरू में तो मसल स्ट्रांग होती है, फिर क्या ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ बदलने लगता है, तो थोड़े समय तो कंपेंसेट करती है बॉडी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, फिर एक बार गिव वे कर देती है, मतलब अब भाई अब नहीं हो पा रहा, तब राइट हार्ट फेलियर में चला जाता है सीओपीडी के कारण। जी, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। अब अरविंद सर, हरीश बत्रा सर, आप कुछ बताएंगे सर? हाँ सर का मैं एक आंसर देना चाहता, जो दिल पे बोला था ना काट का, तो वो अपान वो बयान का नहीं होता है सर। उदान आवृत बयान जो बोला गया है ना, उसमें ये मिलता है उदान आवृत बयान। और वैसे श्वास शास्त्र में दो तरीके के होता है, प्राण आवृत उदान। हाँ, प्राण आवृत उदान होगा या उदान आवृत अपान होगा। और उदान आवृत अपान, हाँ। तो जैसे प्राण आवृत उदान है तो उद्जगतु की चिकित्सा की जाती है, जैसे आपका नस हो गया, एक्सपेक्टेंट हो गया। और अगर उदान आवृत अपान है, उदान पे की वजह से अपान आवृत हो गई, उदान आवृत अपान, तो वही बस्ती और वायु का अनुलोम किया जाता है। इसलिए जैसे आपने बोला ना कि सर वो
हार्ट का अगर कोई पंपिंग या पोर्टल हाइपरटेंशन जैसे की तरफ आप ले जा रहे थे, या कार्पोनल या जी वो सीओपीडी, तो जी उसमें हम हाँ हाँ अपान पे हम लोग काम करते हैं। इसीलिए हम लोग वहां पे बस्ती वगैरह का या वायु का अनुलोमन पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि अपान का अगर अनुलोमन हो जाएगा तो बाकी की धातुओं, बाकी की वायुओं पे प्रेशर नहीं आता है। अब सर, ये अगर उदान आवृत व्यान व्यान में क्या चिकित्सा है ये, बयान इसका में सर, ऐसी बयान कोई का नहीं आएगा एप्लीकेशन? इसमें। बयान जो है बयान हृदय स्थिता गति अपक्षेपण उपक्षेपण निमेशो अनिमेश आदि, मतलब वो बयान सारे टोटल, मतलब ऊपर से हार्ट से ब्लड फेंकना, नीचे की तरफ फेंकना, ऊपर पूरे शरीर में बयान जो है बेसिकली जो काम करती है गति, गति अपक्षेपण उपक्षेपण निमेश निमेश अनुमेश या प्राय सर्व शरीर क्रिया जो करती है वो बयान करती है। तो वो बयान का रोल नहीं आता है यहाँ, बयान का इसमें नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि उरु क्षेत्र है, हृदय का क्षेत्र है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन प्राण उदान में ही रहता है, और वो हम्म। विकृति होती है या तो देश काल के हिसाब से प्राण विकृत होगी, या अपान की दृष्टि जब होगी तो उसकी वजह से प्राण उदान दूषित तो होगी सर, सर। ये जो कंजराइटल हार्ट डिजीज है ना, साइनोटिक, ये प्राण और उदान वाले में आएगा? हाँ, प्राण तो उदान में भी आ सकता है, या हाँ प्राण उदान में आ सकता है सर। उसके कारण अपान दृष्टि हो सकती है बाद में, हाँ ये एग्जैक्टली लेकिन सर, हाँ वही मैं कह रहा था कि उदान अपान भी कोई हम इग्नोर करके नहीं चलेंगे, प्राण उदान तो आएगा ही आएगा सर, आ सकता है। उदान तो मेन मेन फैक्टर तो उदान रहेगा ही आएगा, क्योंकि उदान पूरा कंठ, पूरा कंठ है चाहे, और वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण आदि कर्म है चाहे, जो भी गले में रहती है। नहीं, नाभि उरा कंठैप्चा, नाभि उरा कंठैप्चा, नाभि से लेके उर और कंठ तक रहती है। और वाक प्रवृत्ति बोलना, और बल एकदम से साहस दिखाना, वर्ण आदि कर्म है, ये सारे काम उदान करती है सर। जी सर, जी सर। तो इसमें फिर नस्य और बस्ती करना पड़ेगा। अपान अगर जा रहा है, ऊपर अगर जैसे अपान में प्राण अव्रत बस्ती, उदान है, अपान में प्राण बस्ती, अव्रत उदान उदान में। है, जी, जी, जी। तो हम नस देंगे। और अगर अपान का अगर उसमें फैक्टर आ रहा है, अपान आवृत उदान है, तो हम समझ। बस्ती या वायु का अनुलोमन करेंगे। उसमें हम नस या वो नहीं देंगे, ऊर्ध जत्रुगत मतलब अपर साइड की चिकित्सा चिकित्सा नहीं करेंगे। जी सर। सर, और ये स्वेदन से हम किसी वायु पे काम कर सकते हैं क्या? किससे सर? स्वेदन, स्वेदन कर्म से किसी स्वेदन, वायु। स्नेहन, अब देखिए स्नेहन स्वेदन तो बोला गया, जैसे वातज कास है तो उसमें सारे घृत आए। जी सर। वातज कास अगर है तो उसमें तीव्र घृत है, पिपल्यादि घृत है, बलादि घृत है, ये सारी घृत आए हैं। अगर आपको ड्राई कफ मिल रहा है, क्योंकि जी बेसिकली वो उनका कहने का आज वो है कि आप वायु, अब वायु पे काम करो, तो घृत का इसमें बहुत बढ़िया रोल आया है। और बाकी अगर जैसे कफ का अगर अनुबंध आता है, तो जैसे सर ने बताया, जैसे पिपली भी है, आपका अवले फॉर्म में, क्योंकि वात के साथ में कफ है तो कंटकारी अवले है, वासावले है, टंकर छार है, शीतो तालिशादी तो सभी इस्तेमाल करते हैं, अभरक है, शंग है, और पिपली चूर्ण है, हरित की चूर्ण है। ये ये इसका इफेक्ट आपको पेशेंट के, जैसे आप लोग में बोलते हैं ना कि ब्रोंको वेसिकुलर ब्रीदिंग, ब्रोंकियल क्रेफ्ट्स, है ना, जैसे जी। इसमें आ रहा है तो क्रेफ्ट्स ब्रोंका ही देखना है या ब्रोंको वेसिकुलर ब्रीदिंग देखनी है। हम लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी उस चीज को कंसीडर करके चलते ही हैं। और वो भाई आप भी तो बात ही तो देख रहे हो, वो ब्रीदिंग जो देख रहे हो वो बात ही तो देख रहे हो, हम भी बात बता रहे हैं, हम भी तो उस बात को ही देख रहे हैं सर, उसी का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं सर, सर। राइट आपने सर। बहुत अच्छा बताया, तो उदाहरण आपने कहा, ये बहुत अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। बताया। पे हेलो और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं प्लीज। हाँ हाँ सर, मैं बोलूं। हाँ जरूर बोलिए मैम। वातजकास में सर हम विचारणा स्नेह देते हैं। पेया दूध यूश उसके साथ पिपल्यादि कंटकारी घृत मिला के विचारणा स्नेह। जी, प्रविचार है, हाँ, किसी ना किसी के साथ घृत देते हैं, बराबर। इसी तरह से अगर रात को बहुत ज्यादा कफ का वेग आ रहा है और खांसी आ रही है, तो इसमें हम लोग अब्रक भस्म देते हैं।
तो कोई भी जो द्रव्य दे रहे हैं उसके साथ देते हैं। अगर बुखार आ रहा है तो हम लोग जोरांकुश रस, त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ अपने कास की दवाइयां देते हैं। अगर टॉन्सिलाइटिस है तो हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन, त्रिभुवन कीर्ति रस, कांचनार गुगुल, चंद्रप्रभा, लाक्षादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, ऐसे जब द्रव्य देते हैं, या फिर सूक्ष्म त्रिफला, तो वो टॉन्सिलाइटिस ठीक हो जाता है। अगर जो वूपिंग कफ हो रहा है, कुकुर खांसी, कुत्ते की तरह खांसी आ रही है, जो उसमें पित्त है बहुत ज्यादा, तो पित्त के वजह से, क्योंकि सब लाल लाल हो रहा है खांस खांस के, तो उसमें प्रवाल भस्म, कामदुधा और अपनी खांसी की दवाइयां। अगर कॉन्स्टिपेशन भी है उसमें तो मनुका देते हैं, किशमिश खाने को देते हैं, या फिर द्राक्षा सब गुलाब के साथ देते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। गुलकंद के साथ द्रव्य देते हैं, तो वूपिंग कफ में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर टीबी की वजह से खांसी आ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस वाला, या एड्स की वजह से खांसी आ रहा है, जो क्षयज कास है, तो उसमें हम 64 पिप्पली चूर्ण देते हैं, असल वंशलोचन चूर्ण देते हैं, शतपुटी अभ्रक भस्म या सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म देते हैं, वासापाक देते हैं, और मधु देते हैं। और अगर निमोनिया है, प्लूरेसी है, ब्रोंकाइटिस है, ऐसे जो द्रव्य, तो लक्ष्मी नारायण रस, स्वर्ण मालिनी वसंत, नागराधि कषाय, जोरांकुश रस, लवंगादि गुगुल, अभ्रक भस्म, रस सिंदूर, समीर पन्नग रस, कर्पूर आदि चूर्ण, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, उसका सिलेक्शन हम युक्ति पूर्वक कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है कि सारी दवाइयां फेल हो गई और आप पंचकर्म से ठीक करें, तो हम उसको वायु का अनुलोमन करने के लिए मात्रा बस्ती देते हैं। कभी कभी नीरू बस्ती से भी फायदा होता है, या मात्रा बस्ती से तो 100% फायदा होता है। कफ प्रदान अगर खांसी है तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को सद्य वमन देते हैं, यष्टि मधु का काढ़ा और मदन फल का चूर्ण दे देते हैं, उसको पीने के बाद, या अगर वो सब नहीं, उसको बोलने का ही नहीं है कि हमें उल्टी कराना है, तो हम उसको एक चूर्ण खिला देते हैं जिसमें यष्टि मधु और मदन फल होता है, और बोलते हैं खा लो और पानी पी लो 4-5 गिलास, उससे उल्टी आती है सद्य वमन में, और बहुत अच्छे से उल्टी में कफ निकल जाता है। तो जो कफ वाली खांसी है उसमें फायदा होता है। अगर पेशेंट को मालूम है कि वमन कराना है, तो वमन क्लासिकल वे से वमन करा के संसर्जन क्रम कराते हैं हम लोग। नाक बंद है तो अणु तेल का नस्य देते हैं, महानारायण तेल का नस्य देते हैं, षडबिंदु तेल का नस्य देते हैं, पंचेंद्र वर्धन तेल का नस्य देते हैं। पेट साफ नहीं हो रहा है तो आरगवत देते हैं, बाल हरित की कुटकी का काढ़ा देते हैं, तो उससे अच्छे से पेट साफ हो जाए, या त्रिवितले हम देते हैं। या और फिर क्या है कि अगर गंडमाला है और उसकी वजह से खांसी आ रही है, स्त्रोत्र की वजह से, तो हम लोग कांचनार कषाय, कांचनार लेप, ये सब देते हैं जो गंडमाला पे काम करता है। अगर टॉन्सिलाइटिस है तो हम लोग गर्म पानी, नमक और हल्दी का गार्गलिंग कराते हैं, और बाकी टॉन्सिल की दवाइयां देते हैं। उसी तरह से अगर वूपिंग कफ है, जो कुकुर खांसी रहती है, तो उसमें हम लोग घी का प्रतिसारण करते हैं, और घी और गर्म पानी ऐसे मिक्स करके, और उसका हम जब देते हैं गार्गलिंग, तो उससे फायदा होता है। अगर रात को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है खांसी में, तो महानारायण तेल या सरसों का तेल में लहसुन कूट के और पूरा छाती में आगे पीछे लगा देते हैं, या फिर विक्स वेपोरब लगा देते हैं, वो भी आयुर्वेदिक दवाई है, उससे भी रात को जो खांसी आ रही है वो उसमें फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग इसमें खांसी में बहुत सारी दवाइयां देते हैं। मैं कुछ दवाइयों का नाम बोलता हूँ, बाकी आप लोग बताइए। जैसे लवंगादिवटी, द्राक्षादिवटी, दशमूलारिष्ट, वासारिष्ट, टंकन क्षार, सीतोपलादि चूर्ण, 64 पिपली चूर्ण, कर्पूरादिवटी, द्राक्षारिष्ट, कुमारी आसव, फिर तालिसादि चूर्ण, ये देते हैं। और इसमें खांसी के साथ क्या क्या हो सकता है, तो प्रतिशय हो सकता है, श्वास हो सकता है, क्षय या उरशत हो सकता है, ज्वर हो सकता है, पार्श्वशूल, शोष, HIV, टीबी, ये सब हमें डायग्नोसिस करना होता है, टॉन्सिलाइटिस। और जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो पथ्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। सूखी खांसी है ना, तो पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलना है कि बासी खाना नहीं खाना, फ्रेश खाना खाना है, ठंडा चीज नहीं खाना, सूखा चीज नहीं खाना, आपके खाने में घी रहना चाहिए, और रुक्ष चीज नहीं खाना है, वातवर्धक दाल वगैरह नहीं खाना, चना नहीं खाना, है ना, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और मनुका बहुत ज्यादा चबा चबा के खाना है, और जो कुष्मांड पाक है वह खाना है, या पेठा का मिठाई जो स्निग्ध रहता है वह खाने से कफज काश में फायदा होता है। उसी तरह से खाना में तेल और या घी घी सबसे श्रेष्ठ है, वो रहना चाहिए जिससे स्निग्धता रहे और काश में फायदा हो। और अगर खांसी आ रही है तो गर्म पानी अगर दें, सूखी खांसी में गर्म पानी थोड़ा थोड़ा दें, तो वो ज्यादा फायदा करता है। कफ प्रधान खांसी है तो उसमें केला बंद करना है, कोई भी फ्रूट्स नहीं देना है उसमें, मतलब संतरा मौसमी भी खा रहे हैं तो कफ कहाँ बहुत बढ़ता है। दही नहीं देना है, टोमेटो, अमरूद, डालडा, फिर अचार पापड़, ये बिल्कुल नहीं देना है। हम बोल रहे हैं कि अब कम खाओ या मत खाओ।
या फिर रात को लेट खाना, रात में ठंडा खाना खाना या ठंडा पानी पीना, और सर्दी जुकाम, और ना क्या है ना कि तन मना भुंजित, जब भी खाना खा रहे हैं तो ध्यान उधर खाने में रहना चाहिए। टनटना भुंजित ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूवी देख रहे हैं, हमास की लड़ाई देख रहे हैं, फिर इजराइल और इसकी लड़ाई देख रहे हैं और खा रहे हैं। ऐसा आयुर्वेद अलाउ नहीं करता है। आयुर्वेद बोलता है कि तन्मना भुंजित, नाति द्रुतम नाति विलंबितम, बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना है और बहुत टाइम लगा के भी नहीं खाना है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। और खाने में पुदीना, लहसुन, अदरक, हल्दी, मरीच, तुलसी का प्रयोग करें, दीर्घ श्वसन करें, मेवा, मिठाई, मिक्सचर, फरसान, मसालेदार पदार्थ ना खाएं, और गला और ये सबसे रक्षा करें, थ्रोट और ये गले कान इन सबको रक्षा करें। बारिश में या ठंडी हवा में ना घूमें, ओस में ना घूमें, सुबह सुबह जब ओस पड़ेगी अभी शरद ऋतु में, उसमें ज्यादा ना घूमें। बाहर जाना है तो मफलर या टोपी लगा के जाएं, ठंडी हवा ना लगे कान को, और पैरों में सॉक्स पहन के रहें, और क्योंकि फर्श जो रहता है उससे ठंडी बहुत जल्दी होती है तो खांसी होने का डर रहता है। बाकी आप लोग कुछ बताइए। और हाँ, एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज ना करें, एंटीबायोटिक्स से शरीर को नुकसान ही होता है। हाँ बोलिए सर। हाँ, जैसे आप जैसे आप हो ना ड्राई कफ में, तो इसमें बड़ी मतलब बहुत डिफिकल्टी से कफ बड़ी कठिनता से कफ निकलता है। और अगर निकल जाता तो उसके बाद वेग शांत हो जाता है, जैसे बलगम बहुत जमा हुआ है, बहुत जमा हुआ है। तो इसमें स्निग्ध अम्ल और लवण और उष्ण अन्नपान से जो है खांसी का वेग शांत हो जाता है। इसके अलावा सर, जैसे हम लोग की चार पांच चीजें जो बहुत उसमें आई हैं, उसमें चरक में आया गया है कि दालचीनी, इलायची, पत्तीकट्टू, पुष्कर मूल और मोथा 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 का बहुत बढ़िया रोल रहता है इसमें। मोथा है, कचूर का चूर्ण, रासना का चूर्ण, और अम, चीनी, मधु, चीनी तो आपने बोला, ये चीनी साथ में मधु और घृत से बने हुए लेह, जैसे भी मैडम ने बोला कि लेह का इस्तेमाल बोला गया है इसमें। और अगर बहुत ज्यादा पित्त का आस है तो उसमें पित्तज अगर ज्यादा है तो चीनी का शरबत है, मुनक्के का रस है, ईख का रस है, गोदूध, इवन गोदूध भी बोला गया है। और मधुल और शीतल जो विधा नहीं करें वो हम लोग को अनुपान में देना चाहिए। ओके सर। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। डॉक्टर आशा गुप्ता मैम आप कुछ बताइए। वीना मैम भल्लातक बोलिए। कल्प भी यूज कर सकते हैं वातज कास में। भल्लातक कल। परपटी, भल्लातकासव। अच्छा, कितना बातस का मात्रा में? बातस में भल्लाता का सब कफ में करेंगे ना? कप में बा- करेंगे, भल्लातक बातज में। में तो वो और बहुत ज्यादा रुक्षता करेगा। हाँ, इरिटेट करेगा। नहीं, वातज कास में कफानुबंध जब होगा यस यस, तब। तब कर हाँ सकते हैं। फिर हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और बताइए, और आप लोग क्या देते हैं खांसी के उसमें? कुछ बताइए आप लोग, उतना फिर दिमाग में और चीजें आती हैं। मंदाकिनी मैम आप सर क्या ये देते? हाँ जी बोलिए सर। इयोसिनोफिलिया इयोसिनोफिलिया बड़ा हो तो उसमें भी खांसी लंबी चलती है, उसमें क्या देते हैं? हाँ तो वही हम कफज कास है कि शुष्क कास है, वातज पित्तज कफज क्षयज छतज। इयोसिनोफिलिया में खुश्की होती है, शुष्क होती है, लंबा टाइम चलती है, तो और हम लोग तो इयोसिनोफिलिया का घृतपान ठीक। कराएंगे ना सर। आयुर्वेद में तो ये कि वायु का ज्यादा अनुबंध है तो घृतपान। अरविंद सर इसमें आप बताइए सर। बेसिकली सर रक्त की दृष्टि तो है ही ना, ये बेसिक रक्त की दृष्टि है तो हरिद्रा का है। और क्या कहते हैं, हरिद्रा का हाँ, तितली। इंदिराखंड देते हैं उसमें, पर उतना रिलीफ नहीं बनता। तो रक्त पे काम करिए ना, रक्त पाचक है ना, क्या तो पटोल साहिबा, मुस्ता मुस्ता पाठा पुटकी, ये इसका इस्तेमाल करिए सर। रक्त पाचक भी ये सर कम कर देता है सर। हाँ, वो सूक्ष्म कम करेगा त्रिफला, सर। एकेटी, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला और गुगुल। पुराना अगर जैसे अगर रक्त की आ रही है तो इसने अगर मधुएष्टि के साथ में छाड़ दीजिए। हाँ हम ये तो भी है। जीर्ण कास में हम तो यही हम ये शीतोपराधी तक हम बहुत कम दवाई, बहुत 3-4 दवाइयों पर रखता हूँ मैं, और छार देता हूँ मैं ऐसे में। क्या तो सर, छार यष्टि मधु के साथ क्या बोले आप? प्लीज अपामाव छार रिपीट। या छार या जो भी मेरे पास रहता है, वैसे कंटकारी छार भी होता है और कई मेरे पास रहते हैं छार। तो वो बहुत सॉफ्ट अगर देना है या बहुत स्ट्रांग देना है तो ये छार मिला के दे देता हूँ मधुष्टि के साथ में।
तो सर क्या जैसे यदु मधुयष्टु का काढ़ा बनाया नहीं उसमें, नहीं नहीं, चूर्ण चूर्ण सर, मधुष्टि का चूर्ण आता है ना। अच्छा चूर्ण के साथ ही हाँ शार हाँ, एक मिला व्यक्ति के का शहद के साथ? 3 ग्राम मधुष्टि दे दिया तो वो एक कफ और पित्त पे भी काम करता है। और इधर छाप दे दिया एक थोड़ा सा, तो वो, क्योंकि श्लेष्म के लिए बोला गया है, श्लेष्मणा विधिनो युक्तो तीक्ष्ण, मतलब बहुत तीक्ष्ण वमन रेचन बोला गया है। जो भी अगर आपको श्लेष्मा अगर कहीं भी लगे तो तीक्ष्ण वमन रेचन बोला गया। तो चाहे आप तीक्ष्ण वमन करें या तीक्ष्ण विरेचन करें, तो या तो आप सद वमन करा दीजिए नमक पानी से, और नहीं पेशेंट, वैसे तो जनरली लोगों को खांसते खांसते उल्टी हो ही जाती है, हम तो कहते हैं कि उल्टी हो गई, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया रहा। कहने लगा आप तो ऐसे बोल रहे हैं, हमने कहा देखना अब आप हल्का हो जाओगे, क्योंकि नमक पानी से आप अगर शब्द बमन करा देते हो तो वही अच्छा है, क्योंकि आपका कफ लीन से विलीन की तरफ अगर है तो फिर इरिटेट करेगा वो उसमें जो पैसेज है। तो आप विलीन अवस्था में अगर है तो एक दूध और घी मिला के पहले पिला दिया, उसके बाद तुरंत ही, या कुछ नहीं तो नमक पानी से वमन करा दिया। और इधर अगर आपको विरेचन, विरेचन स्टार्टिंग में नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बोला गया है कि अगर कफ व्याधियों में विरेचन अगर कराते हैं तो वो कफ नीचे की तरफ आता है आंतों में, तो अग्नि मंद करेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में विरेचन नहीं कराना चाहिए, स्टार्टिंग में बंद कराना चाहिए। लेकिन मधुष्टि ऐसी चीज है हम लोग के पास, इंदुकांत घृत है, इंदुकांत कषाय है, जो कफ पित्त दोनों पर काम करता है। इसके अलावा दशमूल का है, कंटकारी का है, और अम, अ, कई पंचकोल का भी इवन बहुत बढ़िया रहता है, बहेड़ा का भी है, हरड़ का भी है। त्रिकोटु तो नो डाउट इतना बढ़िया वंडरफुल ड्रग है कि तो क्या हर एक उसमें आप अग्नि प्रदीप्त करने के साथ में आम दृष्टि में दे सकते हो। तो ये कबला तुरंत ही दिमाग में आती है, तो पेशेंट के हिसाब से करना चाहिए हम लोग को। जी, इस पर मंदाकिनी मैम आप कुछ बोलेंगी? सर बोलना तो नहीं है, कुछ पूछना है मुझे। कुछ आपको मरीज अरविंद ऐसे सक्सेना होते सर हैं का नॉलेज कैसा लगा, सच बताइए। सर, अच्छा लगा सर, वो नॉलेज सुन करके ही मुझे याद आया। कुछ पूछना है कि कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनके गले में हर समय कुछ कुछ ऐसा लगता है कुछ है, और जब वो खांसते हैं तो इतनी तेज की खांसी आती है कि उनकी आंखों के आगे तारे टिमटिमाने लगते हैं, आंख बंद हो जाएगी और सिर्फ टिमटिमाने उसमें है ना लगते हैं। कंठ सुधारक वटी, एलादी वटी, लवंगादी तो वटी। इसमें ये पूछ रही थी कि इसमें पित्तज का अनुबंध है या किसका अनुबंध है? देखिए, अगर भ्रम आए, भ्रम तिमिर दर्शन अगर बोला गया है, हाँ तो आंखों के आगे तारे आ रहे हैं या भ्रम आ रहा है या तिमिर दर्शन, हाँ। तो वो पित्त का अनुबंध मान के चलिए मैम, पित्त का ही ट्रीटमेंट करिए। अच्छा, तो प्रवाल पिष्टि वगैरह इसमें और यस चंद्रामृत यस 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 यस, प्रवाल काम देता है, कुछ भी आप दे यानी सकते हो, कुछ भी। कि सर कफ के साथ पित्त का अनुबंध है ना ये, क्योंकि अनुबंध है, यस लिपिता है मैम। ये। अगर तिमिर तो दर्शन है, भ्रम तिमिर दर्शन हाँ अगर हाँ है हाँ। आंखों के आगे खास है बिल्कुल एकदम से, तो वो पित्त 100% पित्त है, तो वो पित्त का ही ट्रीटमेंट करेंगे। और पित्त को पहले करेंगे तो आपको कफ अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि अच्छा। दोनों का आशय एक ही है, अमाशय। हम्म। और सर ऐसे जैसे होता है ना, कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 12 महीने करते रहेंगे, फिर कब बनता रहेगा निकालते रहेंगे, फिर हल्का हो जाएगा, फिर वो क्या है सर, वो कैसी खांसी है? अगर जीर्णता है तो कफ का विबंध है, कफ का भी जैसे आवरण, या कफ लीन अवस्था में है, लीन कफ है, तब आपको कफ को डिमल्सिफाई करना पड़ेगा। तब उसमें पिपली, अभ्रक, शंग, टंकण का रोल है। बस केवल 4 दवाइयां दीजिए, अच्छा। पिपली, या केवल जैसे सर ने बताया 64 पिपली, 64 पिपली हाँ बच्चों के लिए या हाँ। बेस्ट दवाई है एस्थमेटिक, उसमें ट्यूबरकुलर वगैरह में। और नहीं तो आप ट्यूबरकुलर की जो दवाइयां बताई गई हैं वो हम लोगों के सारी व्याधियों में, अगर आपने ट्यूबरकुलर का ट्रीटमेंट पढ़ा है तो सारी व्याधियां जो हम लोग की दिनचर्या में क्लिनिक में आती हैं वो सारी ट्यूबरकुलर में उन्होंने एक जगह पे बता दी है। तो लेकिन वो सिम्टम तो सब में है, वहां पे मल तो नो डाउट मल की वजह से वो अग्निमंद सब कुछ है, लेकिन जनरल पेशेंट का भी तो हम लोग उसी चिकित्सा से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये औषधियां जैसे पिपली, टंकण या अभ्रक, शंग, हम्म। ये तो वंडरफुल मेडिसिन हैं। इवन इवन दालचीनी, करचूर, रासना, पुष्कर मूल, अब पुष्कर, ये सबके आसब भी आने लगे हैं, पुष्कर मूल आसब है, दालचीनी का चूर्ण भी आने लगा है, ये भरंगी, भरंगी है, कंटकारी है, भरंगी आदि कषाय आने लगा है, अब तो मार्केट में मिलना शुरू हो गया है, कंटकारी वगैरह। लेकिन ये अगर कफ है तो इसमें ड्राई पाउडर या ड्राई कम उसमें दीजिए। तो मतलब पाउडर फॉर्म में मैं प्रेफर करता हूँ, मैं आसब ये आसब प्रेफर करूंगा, लेकिन सिरप नहीं प्रेफर करता, अवले प्रेफर करता हूँ, अवले देता हूँ मैं। कंटकारी है, वासा है,
कंटकारी अवले, बासा अवले, चित्र खरीद की अवले का बहुत बढ़िया रोल आता है इसमें। आपका दोनों अग्नि पे भी काम करेगा, अपान पे भी काम करता है, अवले फॉर्म में होता है, बहुत बढ़िया रोल आता है। जी सर, धन्यवाद। ओके। सर ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं धूम्रपान कि आप जो बोले ना धूम्रपान सालों भर रह रहे, तो उसमें आप कंटकारी अवले ज्यादा दिन तक चलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। वो पूरा प्राणवस्त्र होता है, उसको ना रीजनरेट कर देता है कंटकारी अवले। हाँ वीना मैम क्या बोल रही हैं आप? धूम्रपान कितना हाँ देते हैं? हाँ, धूमपान का मतलब रोल है कि ना उसमें। धतूर पत्र देते हैं, बाजरी का पीठ देते हैं, हाँ, और धूम्रपान अर्क लवण भी अच्छा काम करता है। लवण, हाँ। इवन कफ में बोला गया धूम्रपान कवल गंडूस, कवल भी बोला गया है, गंडूस ही बोला गया है। इस श्लेष्म व्याधियों में धूम्रपान कवल गंडूस बोला गया है। जी, इसी जैसे व्याघ्री हरित की है, फिर अगस्त हरित की है, वशिष्ठ रसायन, अगस्ती रसायन, कितने सारे दवाइयां हैं बच्चों के लिए। सर हर धूम्रपान में आप क्या प्रेफर करेंगे, जैसे यष्टि मधु का? नहीं, उष्ण दवाइयां रहती है सर, वचा है, सरसों है, उष्ण दवाइयां, तो वो जाके पूरा कफ को ऐसे खोल देती हैं, है ना। कोविड के दौरान तो अच्छा खासा धूम हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। कोविड के दौरान तो बहुत पेशेंटों को धूम से ही आराम मिला था, हरिद्रा अगर धूम वगैरह, हाँ, बहुत बढ़िया उष्ण रेस्पॉन्स आया था इवन। उष्ण दवाइयां ही ज्यादा यूज होती हैं। हाँ, कटु पंचकोल। हाँ, आशा मैम आप क्या बोलना चाहती हैं? सर मैं वो सर से पूछना चाह रही हूँ जो इनने बताया है कॉम्बिनेशन पिप्पली, टंकन, श्रृंग भस्म और अभ्रक भस्म का, तो ये क्या सम मात्रा में लेना है और मधु के साथ देना है क्या चाटन के लिए? पिपली थोड़ा सा ज्यादा दीजिए, टंकण, अभ्रक और शंख एक एक रत्ती, या शंख ज्यादा दे सकते हैं, 2 रत्ती दे सकते हैं। हाँ, सम मात्रा में मधु और, नहीं सम मात्रा में नहीं, मधु और अदरक के रस से। अच्छा, हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। जी। और आदित्य सर, हरीश बत्रा सर, कोई और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। इस टॉपिक पे किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर जागीर सिंह जी। क्षतज हाँ क्षतज बोलिए। कास्ट में क्या देंगे? छत्तज का, क्षतज वहां तो इंजुरी है ना, तो यष्टि मधु घृत बहुत अच्छा काम करता है। लाक्षा बहुत अच्छा काम, जहाँ पे संधान करने वाले जो द्रव्य हैं वो बहुत अच्छा काम करता है। लाक्षादि घृत है। फिर वहां पे उसमें उर शतशीर्ण अध्याय में बहुत सारी दवाइयां बताई है ना हमारे चरक संहिता में, वो सब देते हैं हम लोग। बेसिकली इसमें केवल घृतपान करना है, क्योंकि वो खून ब्लड निकलता है ना, तो हाँ दूध में घृत मिला के उसका नस भी करना है और पान भी करना है। जी दूध में घृत मिला के उसका नस और पान दोनों बोला गया है। जी और इसमें अग्नि दुर्बल होती है तो यवागु का सेवन करना चाहिए। इसमें अग्नि दुर्बल होती है छत्तीस काश में, तो इसमें यवागु का सेवन बोला गया है। जी जकड़ाहट होती है तो घृत की, अगर जकड़ाहट हो तो घृत की उत्तम मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा पिलाई जाती है। और वो जो, जीवनीय गण से सिद्ध हाँ घृत ना। हाँ हाँ हाँ, जीवनीय घृत, जीवनीय गणों से सिद्ध है, इसीलिए जीवनीय गण बोले भी गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही पकड़ा आपने। और क्या कहते हैं, शतशीर्ण अध्याय पूरा पढ़ लीजिए तो उसमें सारा चीज मिल जाएगा। शतज का ऐसे मैच करते हैं वो सब चीजें। लाक्षा बहुत अच्छा संधानीय गण वाले, जैसे गोंद का लड्डू खिलाया बहुत, तो वो संधान करता है ना। गोंद का लड्डू या बबूल का गोंद होता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। डिंकाचे लाडू बोलते हैं ना मराठी में, वो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे, कास के पेशेंट पे? हाँ बोलिए सर। आकाश सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, अभी हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी का मैं लेक्चर बंद करता हूँ, हेलो। थैंक। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, जैसे कोष्ठगतवात के पेशेंट होता है ना, तो उसको सर वो कास होता है ना, उसको थोड़ी थोड़ी देर में ठसका बजता रहता है, हाँ, पाचन और कास। तो सर वैसे पेशेंट में क्या सोचना चाहिए, जैसे उसको उसमें वही ना, दीपन पाचन, विबन भी समान पे रहता ही है, काम जैसे करना है उसको अपान पे काम करना है। दीपन पाचन अनुलोमन, जो कोष्ठगत अच्छा सर। षडधरण चूर्ण कितना बढ़िया है इसके लिए। अच्छा सर, वो देंगे तो कास भी ठीक हो जाएगा? हाँ, वायु का अनुलोमन होगा तो रिलीफ मिलेगा, बाकी कासग्न द्रव्य तो देना ही पड़ेगा। हम्म। कंटकारी है,
फिर उसके बाद में कितने सारे अभी दवाइयां बात हुआ ना, सितोब्लादी चूर्ण, तालिसादी हाँ चूर्ण। सर, हाँ ओके सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।